नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ है समीर अब्बास और सुमेरा खान। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की 25 बड़ी खबरों के साथ। असम के दरांग में जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी की सरकार का मतलब प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है। मोदी जी ने देश की राजनीति की परिभाषा, चरित्र और तरीके बदल दिए हैं। और नड्डा ने कहा, आज असम में विकास हो रहा है। केरल के कोल्लम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पीएम मोदी ने देश में भ्रष्टाचार को खत्म किया। जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी, सबने कहा कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन पीएम मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। यूपी के मेरठ में सीएम योगी ने कहा, रामलला अपनी जन्मभूमि में अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं। सूर्यवंशी राम भगवान सूर्य की किरणों से अभिषेक होना भी पूरे देश ने देखा। क्षत्रिय विरोध पर पहली बार TV9 से बोले अमित शाह, रूपाला जी ने दिल से माफी मांगी, अब कहीं कोई नाराजगी नहीं। अमित शाह गांधीनगर संसदीय सीट से कल करेंगे नामांकन। बीजेपी के कई दिग्गज भी करेंगे नामांकन। मतदान से पहले राहुल गांधी की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील, जनता को बताएं कि संविधान मिटाने की हो रही है कोशिश, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का एक वीडियो किया जारी। वीडियो में राहुल बोले, ये आम चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव। अरविंद केजरीवाल पर ईडी का बड़ा आरोप। ईडी के वकील ने कहा, घर से मंगाकर आम और मिठाई खा रहे हैं, आलू पूड़ी भी खा रहे हैं। घर का भोजन शुगर लेवल बढ़ा रहा है। ईडी के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा, अरविंद केजरीवाल को डॉक्टर की सलाह पर ही खाना दिया जा रहा है। मीडिया में खबर बनाने के लिए ईडी लगा रही है ऐसे आरोप। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हुई है। नारायण राणे को रत्नागिरी से टिकट दिया गया है। बारामती में सुप्रिया सुले ने किया नामांकन दाखिल। नामांकन से पहले बोली, मेरे काम को देखकर लोग मेरे साथ खड़े हैं। कांकेर एनकाउंटर मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नक्सलियों को बताया शहीद। बीजेपी का आरोप, कांग्रेस नक्सलियों को बता रही है शहीद। चिराग को गाली देने पर बिहार में सियासी बवाल। आरजेडी समर्थकों पर तेजस्वी की मौजूदगी में गाली देने का आरोप लगाया। चिराग पासवान और बीजेपी का तेजस्वी यादव पर हमला। गाली वाले वीडियो पर तेजस्वी यादव की सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा कि मंच पर किसी ने किसी को गाली नहीं दी, मंच पर गाली देता तो बर्दाश्त नहीं करता। केरल में मॉक पोल में बीजेपी को अतिरिक्त वोट के आरोपों की जांच। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के निर्देश दिए। ईवीएम से बीजेपी के पक्ष में अतिरिक्त वोट मिलने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आरोपों की जांच के लिए कहा। अमेठी में कांग्रेस को बड़ा झटका। राहुल गांधी का चुनाव प्रचार संभालने वाले नेता ने छोड़ा साथ। कांग्रेस के प्रदेश सह समन्वयक विकास अग्रहरी बीजेपी में शामिल हुए। कल पहले चरण के 102 सीटों के लिए मतदान होगा। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगी वोटिंग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान भारी बवाल और हिंसा। शक्तिपुर में बदमाशों ने ईंट पत्थर और बम फेंके, कई लोग घायल। रामनवमी पर हुई हिंसा पर बोली ममता बनर्जी। बीजेपी ने रामनवमी पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान हिंसा भड़काई। ममता ने कहा, मुर्शिदाबाद हिंसा पूर्व नियोजित थी। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप। मुर्शिदाबाद हिंसा सीएम ममता के उकसावे का नतीजा। ममता बनर्जी राजभक्तों की सुरक्षा में नाकाम। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हुई हिंसा पर राज्यपाल को चिट्ठी लिखी, एनआईए जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी के पार्टी कार्यालय में लगी आग। बीजेपी का आरोप, तृणमूल कांग्रेस ने लगाई है ये आग। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बवाल। एबीवीपी और एसएफआई के छात्रों के बीच हिंसक झड़प, दोनों तरफ के कई छात्र घायल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। ईडी ने जब्त की राज कुंद्रा की 97 करोड़ 79 लाख की संपत्ति, पुणे का बंगला और इक्विटी शेयर भी जब्त।
पंजाब के अमृतसर में किसान और बीजेपी के वर्कर आमने सामने, किसानों पर पत्थरबाजी का आरोप, किसान बीजेपी की चुनावी सभा का कर रहे थे विरोध। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल पर ईडी का बड़ा आरोप, घर से मंगा रहे हैं आलू पूड़ी, वो खा रहे हैं। केजरीवाल के बारे में और ईडी ने कहा है कि वो घर से आम और मिठाई मंगा कर खा रहे हैं। केजरीवाल घर का भोजन इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका शुगर का लेवल बढ़ जाए और उन्हें जमानत मिल जाए। मीठी चीजें उनके शुगर लेवल को बढ़ा सकती हैं, ईडी ये बात कह रही है। लेकिन अभी तक ये जानकारी आपकी तरफ से आई है कि ये जानबूझकर ईडी की तरफ से बातें फैलाई जा रही हैं। शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम केजरीवाल की सेहत को लेकर ईडी के वकील ने कहा कि उनका शुगर लेवल इसलिए बढ़ा क्योंकि केजरीवाल नियमित रूप से घर से मंगाया खाना खा रहे हैं। उन्हें घर से आलू पूरी, आम, मिठाई और मीठी चीजें खाने के लिए दी जा रही हैं। Diet chart has been placed before the court. The diet chart had mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet foods, which is not permitted for any diabetes patients. They have withdrawn, but the person is in court's custody, and it is the duty of the court to take care to ensure that they are not being a hazard to them. ईडी ने केजरीवाल की ओर से अपनी सेहत को लेकर बढ़ती जा रही घोर लापरवाही की वजह भी गिनाई है, जिसके मुताबिक केजरीवाल जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें मेडिकल आधार पर जमानत मिल जाए। इससे पहले कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनका फास्टिंग शुगर लेवल 243 था, जो कि बहुत ज्यादा है। फिलहाल कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को केजरीवाल की स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई अब कल यानी शुक्रवार को दोपहर 2 बजे होगी। और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने की है मांग, केजरीवाल को डासना जेल शिफ्ट कर दिया जाए। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन है, ये डिमांड की गई है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की तरफ से। वो कह रहे हैं कि तिहाड़ जेल से डासना जेल शिफ्ट किया जाना चाहिए अरविंद केजरीवाल। डायबिटिक पेशेंट होने के बावजूद मीठा खा रहे हैं। उनके घर से चल के जेल में आलू की पूरी आ रही है, आम आ रहा है। ये सारे वो खाना है जो डायबिटिक पेशेंट का वजन बढ़ाता है। और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि इसका बहाना लेकर अपने बेल को पाने की कोशिश करें, कोर्ट को बेल अप्लाई करें। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसी साजिश ना करें, इसलिए उनको तिहाड़ जेल से हटाकर उत्तर प्रदेश के डासना जेल भेजना चाहिए, ताकि जेल उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सके और वो इस तरह की कोई भी सहानुभूति लेने वाली कोई साजिश न कर सके। और दिल्ली से हमारे सहयोगी जीत भाटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जीत, ये पूरा मामला कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? ईडी के वकील कह रहे हैं जानबूझकर ऐसा खाना दिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को जिससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए। अब बीजेपी की तरफ से उन्हें डासना जेल शिफ्ट करने की डिमांड की जा रही है। बिल्कुल, देखिए मामला शुरुआत इस बात से हुई थी कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो है कि याचिका लगाई गई, उसमें कहा कि उनका शुगर लेवल जो फास्टिंग शुगर लेवल वो बहुत ज़्यादा है, तो उनकी नियमित जांच हो, 3 बार कंसल्ट कर पाए। लेकिन जब इस मामले पर सुनवाई हो रही थी तो ईडी के जो वकील हैं उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं कि उनको मीठा दिया जा रहा, बकायदा एक डाइट चार्ट जो है वो पेश किया गया। लेकिन इससे पहले ही जो अरविंद केजरीवाल के वकील है विवेक जैन, उन्होंने कोर्ट को बताया कि वो अपनी याचिका को वापस लेना चाहते हैं और संशोधित याचिका दाखिल करेंगे। लेकिन इस बीच जो ईडी की तरफ से जोहेब हुसैन जो कोर्ट में पेश हुए थे, उनकी तरफ से कहा कि मीठा दिया जा रहा है, आम दिया जा रहा है, मीठी चाय दी जा रही है, तमाम चीजें दी जा रही है, जानबूझ के इसलिए किया जा रहा है कि शुगर लेवल बढ़े और वो इस आधार पर अपनी जमानत याचिका दाखिल कर जमानत हासिल कर सके। हालांकि यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे उन्होंने विरोध किया और कहा कि उन्हें जो कुछ भी दिया जा रहा है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जा रहा है और ईडी जो बयान दे रही है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मीडिया में इस बात को खबर बनाना है। इसको लेकर के जब ये बातें कोर्ट से आई तो बीजेपी पूरी तरह हमलावर नजर आई। जहां पर मनोज तिवारी उन्हें डासना जेल भेजने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने अंडा खाया है, जो कि राम राज्य की बातें करते हैं, तो ऐसे नवरात्र में कैसे खा सकते हैं। तो बीजेपी इस मामले को लेकर हमलावर है, जिस तरीके से कोर्ट में बातें रखी गई हैं। अब देखिए कोर्ट ने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के वकील से उनका डाइट चार्ट मांगा है, तिहाड़ जेल से रिपोर्ट मांगी है और कल शुक्रवार को दोपहर 2 बजे कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी और बताएगी कि जो जिसके आरोप या दावे हैं उनमें कितना कहां तक वो ठहरते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जीत भाटी आपका इस जानकारी के लिए।
सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईवीएम वीवीपैट के 10% मिलान पर फैसला सुरक्षित रखा गया। ईवीएम वीवीपैट के मिलान पर कई याचिकाएं दायर की गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई पूरी की है। 2 बार सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता पीयूष पांडे। पीयूष, क्या कुछ हुआ आज सुनवाई के दौरान, क्योंकि कई तरह की मांग सामने रखी गई थी। जो लाइट है वीवीपैट मशीन में वो 7 सेकंड से ज्यादा जलाई जा सके या पूरे टाइम वो ऑन रहे, इसके अलावा भी कई और मांगे रखी गई थी। तो क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, क्या ऑब्जर्वेशन थे अदालत के? जी सुमेरा, देखिए जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है कि ईवीएम और वीवीपैट का 100% मिलान किया जाए। ये याचिकाएं करीब 2 दर्जन से ज़्यादा हैं और इसमें आवेदन भी शामिल हैं। अहम बात यह है कि इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि अभी जब वोट डालते हैं आप ईवीएम में, तो उसमें वीवीपैट अंदर ही निकलता है और वो सिर्फ निकलने तक के 7 सेकंड तक जो व्यक्ति वोट डाल रहा है उसको वो देख सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो पूरी जानकारी हासिल नहीं कर पाता है और इसका समय बढ़ा करके उस पर्ची के पूरे निकल करके कट करके गिरने तक, बॉक्स में गिरने तक का समय बढ़ा दिया जाए, या फिर बारकोड जो है वो जनरेट किया जाए हर एक मतदाता के लिए, और या फिर जो ईवीएम है उसको पारदर्शी कर दिया जाए उसके ग्लास को, ताकि व्यक्ति जो मतदाता है वो साफ तौर पर देख सके कि आखिर उसने किस को वोट दिया है प्रत्याशी को, और उसका वोट पड़ा है किस समय पड़ा है, ये सारी डिटेल उसको मिल जाए। इस मामले में जो ईसीआई है उसकी तरफ से पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 150 से भी ज़्यादा सवाल ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के पूछे। तमाम आशंकाएं जब याचिकाकर्ताओं की ओर से जताई गईं, तब सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई याचिकाकर्ताओं पर कि आप हर एक पहलू पर संदेह नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई सुधार चुनाव आयोग की ओर से किया जा रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वो आपको पहले बताएं आकर के और आपकी संतुष्टि होने पर ही उसे लागू किया जाए। 100% मिलान का जो मामला है उस पर ईसीआई की तरफ से क्या तर्क दिया गया है? देखिए, ईसीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो मौजूदा व्यवस्था है वो पूरी तरह से सटीक है, सही है, और उसमें कोई भी गड़बड़ी या छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। एक आक्षेप जरूर लगाया गया याचिकाकर्ताओं की ओर से जो मॉक ड्रिल को लेकर के था, उस पर भी चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि जो खबर एक अखबार में छपी है वो पूरी तरह से गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा था, जिस पर चुनाव आयोग ने लंच के बाद इस पर सुनवाई के दौरान ये साफ कर दिया कि वो खबर पूरी तरह से गलत है और मनगढ़ंत है। साथ ही चुनाव आयोग ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव संभव है, लेकिन जिस तरह की मांग की जा रही है याचिकाओं में बदलाव संभव नहीं है, फिलहाल चुनाव आयोग का कहना है। जी पीयूष, लेकिन अब फैसला सुरक्षित रखा गया है, देखना यह है कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाए। और इस बीच आपको अब तस्वीरें दिखाते हैं अहमदाबाद की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो हुआ है, और कल अमित शाह का गांधीनगर में नामांकन है। उससे पहले उनका ये रोड शो, जिसको लेकर तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं। अमित शाह का गांधीनगर में नामांकन और उससे पहले उनका ये रोड शो, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही है। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो शुरू ही होने वाला है कुछ ही पलों में, लेकिन उससे पहले उसकी तैयारियां की जा रही हैं। कल उनका नामांकन होना है और उससे पहले लगातार तैयारियां। अमोद राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमोद, इस वक्त रोड शो को लेकर देखिए तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, फिलहाल क्या तैयारियां हैं? अमोद, आवाज पहुंच रही है आप तक? लग रहा है आमोद तक तस्वीरें अभी हम आपको दिखा देते हैं, फिर हम दोबारा आमोद का रुख करेंगे। और देखिए अमित शाह के रोड शो के लिए किस तरह से तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने की गई है, और गुजरात वो हिस्सा जहां से खुद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का गहरा नाता है, उनका गृह नगर है, और वहां पर देखिए बहुत बड़े जबरदस्त तरीके से वहां पर तैयारियां की गई हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम इस वक्त नजर आ रहा है। और क्षत्रिय विरोध के मुद्दे पर पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ने टीवी9 भारतवर्ष से बात करते हुए कई नई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि पुरुषोत्तम रूपाला ने दिल से इस मामले में माफी मांग ली है अपने बयान को लेकर। अब
कहीं कोई नाराजगी नहीं है। क्षत्रिय विवाद पर अब तक गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं बोला था। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए पहली बार इस विवाद पर अमित शाह बोले हैं। टीवी 9 भारतवर्ष से बोले गृह मंत्री अमित शाह, पिछले चुनाव से बड़ा बहुमत इस बार मिलेगा। गुजरात में 26 में से 26 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। गृह मंत्री जी, एक 10 लाख का टारगेट दिया है। आपको कार्यकर्ताओं ने 10 लाख का टारगेट दिया है जिताने के लिए। कैसा कहेंगे गांधीनगर देख के ऐसा लगता है? देखिए, जीत का मार्जिन तो जनता तय करती है, मगर उत्साह देखकर मैं इतना कह सकता हूं, हम गत चुनाव से बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। आमतौर पे आप अपने क्षेत्र में प्रचार करने नहीं आते हैं, एक दिन आते हैं और पूरे देश का भ्रमण करते हैं। आज पहला और आखिरी दिन है, कल नामांकन करेंगे। मैं वोट डालने जरूर आऊंगा चुनाव के पहले। वोट डालने तो आप हर साल आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है सर कि गुजरात में इस बार कैसा लग रहा है आपको फिजा? लोग कह रहे हैं क्षत्रिय थोड़ा नाराज हो रहे हैं। देखिए, जहां तक क्षत्रियों की नाराजगी का सवाल है, रूपाला जी ने हृदय से माफी मांग ली है। मैं मानता हूं गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी गत चुनाव से ज्यादा ही बहुमत के साथ जीती। क्या आपने जो टारगेट रखा है, प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट दिया है 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए, उस ओर बढ़ता हुआ दिख रहा पूरा चुनाव? अब देश भर का भ्रमण करें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह 400 पार का मूड है। सर, एक प्रश्न जो मैं पूछना चाहूंगा, कल एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है छत्तीसगढ़ में और उसको लेकर वहां के पूर्व मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मनसा ठीक नहीं है सरकार। देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है, जिनका समय खराब होता है भगवान पहले उनकी मति हर लेता है। अगर नक्सलवाद पर कठोर कार्यवाही को कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है तो इससे ज्यादा निंदनीय काम क्या हो सकता है। नक्सलवाद उनके समय में फला फूला, 1/3 देश में बढ़ा। मोदी जी के शासन में नक्सलवाद आज अंतिम सांसें गिन रहा है। तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1-2 साल में ही इस देश में नक्सलवाद पास्ट बन जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल, बस इस पूरे दौरे का, आज रोड शो का एक आखिरी सवाल। केजरीवाल जेल में हैं और उनकी पत्नी गुजरात का दौरा कर रही है, लगातार प्रचार कर रही है, क्या कहेंगे आप इसको? केजरीवाल जेल में है और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल गुजरात आकर प्रचार कर रही है लगातार। नहीं, हर एक नागरिक को प्रचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी आमोद राय इस वक्त गांधीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, जरा बताइए, गृह मंत्री अमित शाह ने आपसे बात करते हुए पहली बार क्षत्रिय विवाद को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुरुषोत्तम रूपाला ने क्योंकि दिल से माफी मांग ली है, इसलिए ये विवाद खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये विवाद खत्म हुआ है क्या? कई क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए जो संगठन हैं वो तो विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, गृह मंत्री का ये मानना है कि कोई भी बड़ा आदमी अगर उससे कोई गलती हो जाती है और उसकी माफ़ी मांग ले तो विवाद को खत्म माना जाना चाहिए। बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं यहाँ के स्टेट के, पुरुषोत्तम रूपाला, और वैसे में जब उन्होंने एक बार सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लिया है तो वो विवाद खत्म माना जाना चाहिए। और यही कहना था आज गृह मंत्री का, जो सीधा सीधा उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष से कहा कि अब जो है इस पूरे विवाद के लिए कोई बहुत ज़्यादा जगह बचता नहीं है। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि अभी फिलहाल गृह मंत्री तीसरी अपनी रोड शो शुरू कर चुके हैं और रानीप जो विधानसभा है वहां से शुरू किया है। मैं थोड़ा आपको वो दृश्य दिखाना चाहूँगा जो जिस ओर का पूरा काफिला जा रहा है। रानीप का ये वो क्षेत्र है जो गृह मंत्री जा रहे हैं। यहाँ से 4 विधानसभाओं को यहाँ कैटर करेंगे। मुख्यमंत्री का विधानसभा यहीं पे है, बैजलपुरा, और वहाँ भी वो जा रहे हैं। और इस पूरे रास्ते में तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का ये रास्ता है। 4 विधानसभाओं को वो इसमें कैटर करेंगे और जितने बीजेपी के समर्थक हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से रोड पे आगे आगे गृह मंत्री जा रहे हैं और पीछे से लोग जो है
उनके अभिवादन को लेने के बाद यहाँ खड़े हैं। तो कुल मिलाकर मैं अगर कहूँ कि इस पूरे चुनाव में गुजरात में जो एक इशू बना था क्षत्रियों का, उसको लेकर बीजेपी का ये मानना है कि अब वो कोई इशू नहीं रहा और उसको लेकर उनके नेताओं से बातचीत हो गई है और क्षत्रिय समाज अब ज़्यादा नाखुश नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाकर रखिएगा। आमोद, तो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो तमाम विधानसभा सीटें हैं वहां पर अमित शाह का रोड शो चल रहा है जो शाम 7 बजे तक चलेगा और उसके बाद शाम 8 बजे, रात 8 बजे एक बड़ी रैली होनी है गृह मंत्री की। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और मिदनापुर हिंसा के लिए ममता बनर्जी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बीजेपी से सवाल पूछा कि रामनवमी पर हथियार लेकर क्यों चलते हैं। দুদিনের ঘটনা ঘটিয়েছিল কারা, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বিজেপি একই জায়গায় তারপরের দিন গিয়ে প্রথম অ্যাটাক করলো কারা, বিজেপি এমএলএ দলবল নিয়ে গিয়ে আপনি রামনবমীর মিছিল করতে গেছেন, অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে আপনাকে কে বলেছে? কে অধিকার দিয়েছে? মা দুর্গায় অধিকার দেয়নি। মা দুর্গা অসুর বধ করেছিল, আপনাদের মতো অসুরদের বধ করার জন্য মা দুর্গার প্রয়োজন আছে। রাম তো নিজের চোখ দিয়েছিল, মা দুর্গাকে দিতে গিয়েছিল, আর আপনারা মানুষের চোখ কেড়ে নেন। রাম নবমীর আগের দিন কেন আপনারা হঠাৎ করে ডিআইজিকে সরিয়ে দিলেন? এই প্ল্যানটা করবার জন্য যে পরের দিন নাটক করে বেড়াবেন। बंगाल से खबर है जहां मुर्शिदाबाद में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हिंसा और उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की। शोभा यात्रा के दौरान झड़प में कई लोग जख्मी हुए हैं। शोभा यात्रा के दौरान भारी हिंसा और बवाल की ये तस्वीरें मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके की हैं। घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं जिसमें लोगों को अपनी छतों से जुलूस पर पथराव करते देखा गया। दरअसल रामनवमी के मौके पर शक्तिपुर इलाके में शोभा यात्रा निकाली गई। जैसे ही रामनवमी की शोभा यात्रा शक्तिपुर के स्कूल मोड़ इलाके में पहुंची तो स्कूल मोड़ से सटे इलाके में रामनवमी जुलूस पर पथराव शुरू हो गया। उपद्रवियों ने रामनवमी जुलूस पर ईंट पत्थर और बम फेंकने शुरू किए। उपद्रवियों ने घरों की छत से जुलूस पर पथराव किया। पत्थरबाजी में शोभा यात्रा में शामिल कुछ लोग बुरी तरह घायल हुए। घायलों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। उपद्रवियों को काबू में करने और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने हालात को कंट्रोल में करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि फिलहाल हालात काबू में हैं। दोबारा हिंसा ना भड़के इसके लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। और पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर से भी हिंसा की वारदात सामने आई। एगरा में हुई हिंसा में कई लोगों के घायल होने की खबर है। रामनवमी जुलूस पर हमले के बाद पूर्वी मिदनापुर के एगरा शहर में तनाव का माहौल है। आरोप है कि बीती रात 200 से ज्यादा उपद्रवियों ने रामनवमी के जुलूस पर पत्थरों से हमला किया। पत्थरबाजी में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज जंक्शन पर जाम लगाया। जाम हटाने के लिए पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। मिदनापुर से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल रात में एगरा थाना पहुंच गई, लेकिन उन्हें थाने में घुसने नहीं दिया गया, जिसके विरोध में अग्निमित्रा थाने के बाहर धरने पर बैठ गई। रामनवमीते আমরা শান্তিপূর্ণ মিছিল করছি আর আমাদের চারটে ছেলেকে অ্যারেস্ট করে নিল আর যারা বোমবাজি করলো, যারা আমাদের ছেলেগুলোকে মারলো, আজকে 5টা ছেলে সিরিয়াস অবস্থায় সরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। আজকে ট্রান্সফরমারে বোমবাজি করে পুরো এলাকাকে অন্ধকার করে দিল, সেই জিহাদিদের অ্যারেস্ট করলো না। আর যারা শান্তিপূর্ণ মিছিল করছে হিন্দু ছেলেগুলো, বাচ্চা বাচ্চা ছেলে, এই 4টা ছেলেকে ভরে রেখে দিয়েছে। बेंगलुरु में भी रामनवमी जुलूस के दौरान विवाद हो गया। जय श्री राम के नारे पर युवकों से बदसलूकी की गई। युवकों से अल्लाहू अकबर नारा लगाने को कहा गया। बेंगलुरु के MS पलाया इलाके का ये पूरा मामला है। आरोपी युवकों का वीडियो सामने आया है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम नो जय श्री राम ओनली अल्लाह
सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल है। वायरल वीडियो में कार सवार 3 युवक जय श्री राम के नारे लगाते दिख रहे हैं। ठीक उसी समय उनके पास 2 बाइक सवार पहुंचे और नारा लगाने से रोकते नजर आए। जय श्री राम नो, जय श्री राम, ओनली अल्लाह अकबर। धीरे धीरे कहानी झड़प में तब्दील हो गई। कार में बैठे लड़कों और बाइक सवार युवकों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट करने के बाद बाइक सवार आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो मौके पर पहुंची। पीड़ित युवकों को लेकर पुलिस थाने पहुंची। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपी फरमान और समीर को गिरफ्तार किया है। घटना की जानकारी मिलते ही बेंगलुरु नॉर्थ से बीजेपी उम्मीदवार शोभा करदलांजे पीड़ित युवकों से मिलने पहुंची। उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार में आरजेडी समर्थकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान को गाली देते नजर आ रहे हैं। जमुई में एक चुनावी सभा के दौरान आरजेडी के किसी कार्यकर्ता ने सरेआम चिराग पासवान की मां के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर गाली गलौज का ये वीडियो वायरल होने के बाद चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। जिस तरीके से माँ बहन को गाली दी जाती है और वो भी तब जब उनके दल के सबसे बड़े नेता उस मंच पे मौजूद है। मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। तेजस्वी यादव ने गाली वाले वीडियो पर सफाई दी है। पब्लिक में मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है, कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना? अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ होगा जो ऐसी बातें करेगा? और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। इजरायली हाईजैक जहाज से एक भारतीय को रिहा किया गया है। भारत पहुंची चालक दल की सदस्य एन टेसा जोसेफ। केरल के त्रिशूर की डेक कैडेट की भारत वापसी हुई है। भारत लगातार ईरान के संपर्क में है। अभी भी हाईजैक जहाज में 16 भारतीय मौजूद हैं, लेकिन एक कैडेट की डेक कैडेट की वतन वापसी हुई। हाईजैक इजरायली जहाज से एक भारतीय की वापसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने लिखा है कि एन टेसा जोसेफ घर पहुंच गई हैं। मोदी की गारंटी देश हो या विदेश हर जगह काम करती है, कहा एस जयशंकर ने।